हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो बायोकेमिस्ट्री है किसकी स्टडी है। ऑप्शन ए है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, बी है केमिकल प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सी है प्लांट क्लासिफिकेशन एंड डी है ड्रग फॉर्मुलेशन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म बायोकेमिस्ट्री मीन्स। तो बताएं दोस्तों, जो आपका टर्म है बायोकेमिस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है। बायोलॉजी ऑफ केमिकल्स, बी है आपका केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, सी स्टडी ऑफ प्लांट एंड डी स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें हम तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ की केमिस्ट्री को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है बट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है दोस्तों वो क्या होती है। ऑप्शन ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी सेल एंड डी एटम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सेल। ठीक है, तो सेल हमारा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सेल है हमारी द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमोलिक्यूल्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बी है प्रोटीन्स, सी है लिपिड्स एंड डी है प्लास्टिक्स। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी प्लास्टिक। ठीक है, तो दोस्तों जो प्लास्टिक है वो हमारा बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। ये तीनों दोस्तों आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये आपके क्या हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनको आप नोट कर लें। ठीक है, ये तीनों ही बायोमोलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली यूज्ड फॉर। तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मेनली यूज होते हैं, किसमें यूज होते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, बी एनर्जी, सी प्रोटीन एंड डी हार्मोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली जो यूज होता है एनर्जी में होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दोस्तों हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, प्रोटीन्स आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो दोस्तों जो प्रोटीन्स हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ये बताना है हमें बेसिकली। एनर्जी स्टोरेज, बॉडी बिल्डिंग, जेनेटिक कोडिंग या लुब्रिकेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग में हमारा प्रोटीन का मेन रोल रहता है। ठीक है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो लिपिड्स दोस्तों किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बताइएगा। इमीडिएट एनर्जी, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, लिपिड्स का काम क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करने का काम हमारा लिपिड्स का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, जेनेटिक मटेरियल इन द सेल इज। तो बताएं दोस्तों, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है, बताएं। ऑप्शन ए आपका प्रोटीन, बी लिपिड, सी डीएनए एंड डी एंजाइम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इन द सेल इज डीएनए। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, एंजाइम्स आर। तो बताइए दोस्तों एंजाइम्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या फिर विटामिन्स।
तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं हमारे एंजाइम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, द साइट ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जो मोस्ट साइट है वो कौन सी है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, या राइबोसोम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होती है दोस्तों मेटाबॉलिक रिएक्शन की मोस्ट साइट होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, द सेल मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताइएगा दोस्तों, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जेनेटिक कंट्रोल के लिए, या एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हमारी सेल मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। क्वेश्चन नंबर है 12, द न्यूक्लियस कंटेन्स। तो बताएं दोस्तों, न्यूक्लियस कंटेन्स करता है क्या? आरएनए ओनली, डीएनए ओनली, प्रोटीन्स ओनली, या फिर लिपिड्स? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियस जो है कंटेन्स डीएनए, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताएं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो बताइएगा दोस्तों, जो बायोकेमिस्ट्री है वो किसके अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करती है? ठीक है, ड्रग एक्शन, डिसीज मैकेनिज्म, डायग्नोसिस, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बायोकेमिस्ट्री होती है हमारी वो इन तीनों के अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, ड्रग एक्शन, डिसीज मैकेनिज्म और डायग्नोसिस को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बायोमोलिक्यूल्स एक्ट एज एंजाइम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लें। ठीक है, ये पूछ रहा है कि विच बायोमोलिक्यूल्स एक्ट एज एंजाइम, निम्न में से कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि एज ए एंजाइम की तरह एक्ट करता है? तो ऑप्शन ए है आपका लिपिड, ठीक है, बी है आपका प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड डी है विटामिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो एज ए एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, विटामिन जो होते हैं किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? एनर्जी स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड होती है विटामिन, या फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डील्स विद। तो बताएं दोस्तों, जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है वो किसके साथ डील्स करती है? प्लांट एनाटॉमी के साथ, एनाटॉमी, एनिमल क्लासिफिकेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के साथ डील्स करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, बायोकेमिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो बताएं दोस्तों, जो बायोकेमिस्ट्री है किससे क्लोजली रिलेटेड है? ऑप्शन ए है आपका फार्माकोलॉजी, बी है पैथोलॉजी, सी है मेडिसिन, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है दोस्तों क्लोजली रिलेटेड है तीनों के साथ ही। ठीक है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड मेडिसिन, इन तीनों के क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 18, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से प्रोटीन का फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी, स्ट्रक्चरल रोल, जेनेटिक स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेटिक स्टोरेज। जेनेटिक स्टोरेज जो है वो हमारा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है दोस्तों, ये होता है हमारा डीएनए और आरएनए का, ठीक है। ठीक, और बाकी ये एंजाइम एक्टिविटी हुई, स्ट्रक्चरल रोल हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सभी हमारे प्रोटीन के फंक्शन हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज इंक्लूडेड इन। तो बताइएगा दोस्तों जो मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। ऑप्शन ए है आपका फिजिक्स, बी है बायोकेमिस्ट्री, सी बॉटनी एंड डी जूलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन बी यानी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, यूरिया एंड क्रिएटिनिन टेस्ट आर यूज टू एक्सेसिस, ठीक है। यूरिया एंड क्रिएटिनिन टेस्ट आर यूज टू एसेसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये पूछा है इसमें यूरिया एंड क्रिएटिनिन का जो टेस्ट होता है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए होता है ये, किडनी फंक्शन के लिए होता है, हार्ट फंक्शन के लिए होता है, या फिर लंग्स फंक्शन के लिए होता है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी किडनी फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों किडनी के फंक्शन के लिए जो KFT आपका जो टेस्ट होता है जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों यूरिया एंड क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है ये, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोस शुगर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी कीटोस शुगर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका ग्लूकोज, बी गैलेक्टोज, सी फ्रक्टोज एंड डी है राइबोज। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फ्रक्टोज, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो फ्रक्टोज है वो हमारी कीटोज शुगर है, ठीक है। और दोस्तों जो ग्लूकोज होता है वो हमारा कैसा है, ये एल्डोज शुगर होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए ये कैसी है, एल्डोज शुगर है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लें, ठीक है। फ्रक्टोज जो है कीटोज शुगर होती है और ग्लूकोज जो है एल्डोज शुगर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज। तो बताइएगा दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स का आपका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों हम जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला होता है आपका वो होता है ऑप्शन बी यानी CnH2ON। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, विच टेस्ट इज ए जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, बी मॉलिस टेस्ट, सी फेलिंग टेस्ट एंड डी बारफोइड टेस्ट। तो हमारा जो जनरल टेस्ट होगा दोस्तों वो होगा मॉलिस टेस्ट, ठीक है। मॉलिस टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप नोट करना नहीं भूलें, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों आप ये बताएं जो बेनेडिक्ट टेस्ट है आपका वो किसके लिए होता है। तो दोस्तों जो बेनेडिक्ट टेस्ट है आपका ये होता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर के लिए, ठीक है। किसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। तो इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है और ये क्या करता है दोस्तों, ब्रेक रेड पीपीटी, ठीक है। ये रेड पीपीटी ब्रेक करता है, ये आप याद रखें, ठीक है। ओके। अच्छा दोस्तों आप ये बताएं जो बारफोर्ड टेस्ट होता है ये किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं हम, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, विच कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है माल्टोज, सी है लैक्टोज एंड डी है सुक्रोज।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है दोस्तों हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। तो बताएगा दोस्तों जो ग्लाइकोजन है वो किस में स्टोर्ड होती है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में या फंगी में? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी यानी एनिमल्स में। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो ग्लाइकोजन होता है दोस्तों वो हमारा एनिमल्स में स्टोर्ड होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताएं प्लांट में क्या स्टोर्ड होता है? तो दोस्तों प्लांट में जो आपका स्टोर्ड होता है वो होता है स्टार्च। ये आप नोट कर लें, क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च आपका प्लांट में स्टोर्ड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। स्टार्च गिव्स विच कलर विद आयोडीन। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है? ऑप्शन ए रेड, बी ब्लू, सी ग्रीन एंड डी येलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी ब्लू। तो ब्लू हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा स्टार्च के जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? तो आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, इसके लिए हमारा आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन टेस्ट में जो आयोडीन टेस्ट होता है वो स्टार्च के साथ कैसा कलर देता है? वो आपका ब्लू कलर देता है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो लैक्टोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो लैक्टोज हमारा किससे मिलकर बना होता है ये बेसिकली हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके क्या बनता है हमारा? ये बनता है लैक्टोज। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बनता है हमारा लैक्टोज। अच्छा दोस्तों आप ये बताएं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनता है? ठीक है, तो दोस्तों ये नोट कर लें, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों सुक्रोज। क्या बन जाता है? सुक्रोज। तो ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा। ठीक है दोस्तों बताइएगा जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जब दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनते हैं तो हमारा बनता है माल्टोज। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। विच इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो बताएं दोस्तों निम्न में से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका सुक्रोज, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज एंड डी सेलुलोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है दोस्तों वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। बारफोर्ड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो बताइएगा दोस्तों जो बारफोर्ड टेस्ट होता है आपका वो किसके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं? डाइसैक्राइड्स के डिटेक्शन के लिए, पॉलीसैक्राइड्स के, मोनोसैक्राइड्स के या प्रोटीन डिटेक्शन के लिए? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा यानी मोनोसैक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा प्रोटीन डिटेक्शन के लिए हम कौन सा करते हैं? बाईयूरेट टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बाईयूरेट टेस्ट करते हैं हम यूज़। ठीक है, इसके अलावा एक और टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो आपको
कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, द मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट इज। तो बताइएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन स्टोरेज प्लांट में किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, सेलुलोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, या फिर लैक्टोज के रूप में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन सी, यानी स्टार्च, ठीक है। तो याद रखें, जो प्लांट में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और दोस्तों जो एनिमल में होता है स्टोरेज, वो किसके रूप में होता है? तो वो होता है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, एनिमल में जो आपका स्टोरेज रहेगा वो रहेगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक। ये आप नोट कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच शुगर इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। तो बताएं दोस्तों, जो मिल्क में हमारी कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है? माल्टोज होती है, लैक्टोज होती है, सुक्रोज होती है, या फिर फ्रक्टोज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी लैक्टोज। लैक्टोज हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मिल्क में हमारी कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर, ठीक है, याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 32, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स इज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी एनर्जी होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी 4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी एनर्जी होती है? 4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, विच पॉलीसेक्राइड इज स्ट्रक्चरल इन प्लांट्स। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पॉलीसेक्राइड्स प्लांट में स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका स्टार्च, वी ग्लाइकोजन, सी सेलुलोज, एंड डी माल्टोज। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, बेनेडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो किसके आइडेंटिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैट्स, सी रिड्यूसिंग, एंड डी विटामिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है हमारा वो रिड्यूसिंग शुगर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्सोस शुगर। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से हेक्सोस शुगर कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइबोज है, बी ग्लूकोज है, सी ग्लाइसेल्डिहाइड है, एंड डी इरिथ्रोज है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो दोस्तों ग्लूकोज जो है हमारी वो हेक्सोस शुगर है। ठीक है, हेक्सोस शुगर का मतलब है दोस्तों इसमें जो है हमारे 6 कार्बन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो बताइएगा दोस्तों, जो ग्लाइकोसाइडिक आपका बॉन्ड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? मोनोसेक्राइड्स में प्रेजेंट होता है, या फिर डाइसेक्राइड्स में, अमीनो एसिड्स में, या फिर फैटी एसिड्स में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो डाइसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हमारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जो डाइसैक्राइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, विच टेस्ट गिव्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है,
तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टेस्ट है जो कि ब्रिक रेड पीपीटी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका मॉलिस टेस्ट, बी आयोडीन टेस्ट, सी है बेनेडिक्ट टेस्ट एंड डी है बायूरेट टेस्ट। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी यानी बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो हमारा ब्रिक रेड पीपीटी देता है। और दोस्तों जो मॉलिस टेस्ट होता है आपका वो क्या देता है, ये दोस्तों वॉयलेट रिंग देता है, ठीक है। कैसी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये देता है वॉयलेट रिंग। तो ये भी आप नोट कर लें, ये आपका वॉयलेट रिंग देता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका आयोडीन टेस्ट है ये क्या देता है दोस्तों, ब्लू कलर देता है, जो कि स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। और बायूरेट टेस्ट जो होता है दोस्तों वो किसके लिए होता है, वो होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रक्टोज बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो बताएं दोस्तों जो फ्रक्टोज है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्डोज से, कीटोज से, पेंटोज से या फिर डाइसैक्राइड्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कीटोज, ठीक है। तो याद रखें जो फ्रक्टोज है हमारा वो कीटोज शुगर से बिलोंग करता है। और एल्डोज से कौन बिलोंग करता है, तो एल्डोज से रखता है बिलोंग दोस्तों ग्लूकोज, ठीक है। ये भी आप याद रखें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, विच कार्बोहाइड्रेट्स इज फाउंड इन एनिमल लिवर। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि एनिमल लीवर में स्टोर्ड होता है या पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका स्टार्च, बी ग्लाइकोजन, सी सेलुलोज एंड डी लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी है यानी ग्लाइकोजन। तो दोस्तों जो ग्लाइकोजन होता है हमारा वो एनिमल लीवर में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और दोस्तों जो स्टार्च है ये हमारा प्लांट में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, ग्लाइकोसूरिया मीन्स। तो दोस्तों बताइएगा जो ग्लाइकोसूरिया है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका शुगर इन ब्लड, बी है शुगर इन यूरिन, शुगर इन सलाइवा या फिर शुगर इन बाइल। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी शुगर इन यूरिन, ठीक है। तो दोस्तों शुगर प्रेजेंस शुगर इन यूरिन, यूरिन में जो शुगर प्रेजेंस होती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41, लिपिड्स आर सोलुबल इन विच सॉल्वेंट। तो बताएं दोस्तों जो लिपिड्स होता है हमारा वो कौन से सॉल्वेंट में सोलुबल होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है वाटर, बी है ईथर, सी है अल्कोहल एंड डी है सेलाइन। लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी यानी ईथर, ठीक है। तो दोस्तों याद रखें जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो हमारे जो सॉल्युबल होते हैं किस में होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं इसमें तो ये होते हैं सॉल्युबल, ठीक है। ये आप याद रखें, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये हमारे होते हैं सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन ये वाटर में जो है इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखें, वाटर में कैसे होते हैं इनसॉल्युबल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वाटर में जो है इनसॉल्युबल होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, लिपिड्स प्रोवाइड हाउ मैनी किलो कैलोरी पर ग्राम। तो बताएं दोस्तों जो लिपिड्स है दोस्तों एक 1 ग्राम लिपिड्स में कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है, बेसिकली हमें ये बताना है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यानी 9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो याद रखें 1 ग्राम लिपिड्स में हमारे 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है, याद रखें। अच्छा आप ये बताएं दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स है
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है? तो दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी कितनी एनर्जी होती है? तो दोस्तों 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। ट्राइग्लाइसराइड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो ट्राइग्लाइसराइड्स है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, यानी ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, तो याद रखें जो ट्राइग्लाइसराइड्स है इसमें ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। विच लिपोप्रोटीन इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी एलडीएल। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, और जो हमारा एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। विच लिपोप्रोटीन इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा लिपोप्रोटीन है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो अभी आपको बताया था जो हमारा एचडीएल होता है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखें इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 46। कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ लिपिड्स? तो दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा वो किस क्लास से बिलोंग करता है, लिपिड्स की किस क्लास से बिलोंग करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। विच फैटी एसिड इज इजेंशियल? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से इजेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? तो हमारा जो इजेंशियल फैटी एसिड होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी लिनोलेइक एसिड जो है हमारा ये इजेंशियल फैटी एसिड होता है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ याद रखें, जो हमारे इजेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ये जो है बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन इजेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये आप बेसिकली याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लिपिड्स? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा टेस्ट है जो कि लिपिड्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम? तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी सूडान टेस्ट। जो सूडान टेस्ट होता है हमारा वो लिपिड्स के डिटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं, जो वेनेडिक टेस्ट होता है, ठीक है, ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है? तो दोस्तों ये जो होता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, और जो हमारा बायोरेट टेस्ट होता है दोस्तों ये किसके लिए होता है? ये होता है दोस्तों प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके लिए होता है? प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये आप याद रखें। और दोस्तों जो मॉलिस टेस्ट होता है हमारा ये किसके लिए होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। वैक्सीज आर क्लासिफाइड अंडर? तो दोस्तों जो वैक्सीज होते हैं वो किसके अंडर क्लासिफाइड हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी रहेगा, यानी सिंपल लिपिड्स के अंडर क्लासिफाइड हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। फॉस्फोलिपिड्स कंटेन?
तो बताएं दोस्तों, जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन ओनली, फॉस्फेट ग्रुप ओनली, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, या फिर सल्फर ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, द मेन फंक्शन ऑफ लिपिड्स इज। तो बताएं दोस्तों, लिपिड्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एनर्जी को स्टोरेज करना हमारा लिपिड्स का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, विच ऑर्गेनेली इज रिच इन लिपिड्स। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेली रिच लिपिड्स होता है। ठीक है, यानी उसमें लिपिड्स जो है रिच मात्रा में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी रहेगा, यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स। तो बताएं दोस्तों, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें क्या कंटेन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है, यानी नो डबल बॉन्ड्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दोस्तों वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका 54, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या कंटेन करते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, वन और मोर डबल बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, काइलोमाइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट। तो बताएं दोस्तों, जो काइलोमाइक्रॉन्स है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डाइटरी फैट्स। तो काइलोमाइक्रॉन्स दोस्तों ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी फैट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, VLDL मेनली ट्रांसपोर्ट्स। तो जो VLDL है दोस्तों मेनली किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों ट्राईग्लाइसराइड्स को। तो इसका जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, HDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल 2। तो दोस्तों जो HDL है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है किसके लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, या ब्रेन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है, यानी लीवर। ठीक है, तो HDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू लीवर। ठीक है, और जो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कैसा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो दोस्तों ये जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 58, इंक्रीज्ड LDL लीड्स टू। तो दोस्तों जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसका बढ़ना, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ठीक है, बी है एथीरोस्क्लेरोसिस, सी है डायबिटीज़, एंड डी है हाइपरटेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर ये बढ़ जाता है दोस्तों तो ये क्या होता है, एथीरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आर्टरी होती हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स प्रोड्यूस। तो बताएं दोस्तों, जो सेपोनिफिकेशन होता है फैट्स का वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सोप एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है, तो याद रखें
जो फैट्स का सेपोनिफिकेशन होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, सॉप एंड ग्लाइसरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो बताएं दोस्तों, जो कीटोन बॉडीज होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग। तो ऑप्शन ए है आपका ग्लाइकोलाइसिस, बी है लिपोजेनेसिस, सी है कीटोजेनेसिस एंड डी है प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कीटोजेनेसिस हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका 61, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन ए जो होता है दोस्तों वो हमारा फैट सॉल्युबल है। ठीक है, और विटामिन बी सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं दोस्तों उनको याद करने का तरीका सिंपल आपको बताया था, क्या है याद कर लीजिएगा आप, ADEK। ठीक है, ADEK, ADEK याद कर लीजिएगा। ठीक, या फिर आप रिवर्स में KEDA यानी कीड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे कैसे हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर है 62, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी के कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों एक तो आपका होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है दोस्तों किसमें, बच्चों में। ठीक है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और ओस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। ये आप नोट रखें। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताएं, जो विटामिन के है, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, पेलेग्रा इज काउज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो पेलेग्रा है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, यानी नियासिन की कमी से दोस्तों आपका पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, विटामिन B3 का जो केमिकल नेम होता है वो नियासिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नियासिन किसका केमिकल नेम है, विटामिन B3 का। और थायमीन दोस्तों किसका केमिकल नेम है, तो विटामिन B1 का थायमीन होता है केमिकल नेम। और राइबोफ्लाविन किसका है, तो ये जो है दोस्तों विटामिन B2 का है। ठीक, ये आप याद रखें। और B9 किसका है दोस्तों, ये है फॉलिक एसिड का। तो ये कुछ आप याद रखिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64, विटामिन डी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो विटामिन डी है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विजन के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, या फिर आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो विटामिन डी जो है दोस्तों वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताएं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा, विटामिन के। और विजन के लिए दोस्तों, विजन के लिए आपका विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और आरबीसी फॉर्मेशन के लिए दोस्तों विटामिन B12 आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप रिवीजन करते जाइए। ठीक है, हमने पढ़ा तो दिया है लेकिन इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी आपको याद होगा। इसलिए इसको बार बार आप रिपीट करते रहें, रिपीट करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 65, विच विटामिन इज नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी विटामिन है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो हमारा विटामिन सी का केमिकल नेम है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें।
अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन ए का जो है आपका क्या है, रेटिनॉल है। ठीक, इसको आप नोट कर लें। और विटामिन डी का जो है दोस्तों वो क्या है, वो है कैल्सीफिरॉल, इसको भी आप नोट करें। और विटामिन के का दोस्तों आपको बता चुके हैं हम क्या है, फाइलोक्विनोन या फिर फाइटोनाडाइओन। ठीक है, दोनों ही इसके केमिकल नेम होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, वेरी वेरी डिसीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो वेरी वेरी डिसीज होती है वो किसकी डिफिशियंसी से होती है। तो दोस्तों विटामिन बी 1 की कमी के कारण बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसकी कमी से होता है आपका ग्लोसाइटिस। तो ये भी आप नोट रखें। ठीक है, ग्लोसाइटिस किसकी कमी से होता है, ये होता है आपके विटामिन बी 2 की कमी से। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं विटामिन बी 6 और बी 12 की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जल्दी से हमें आप कमेंट करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 67, विच विटामिन इज इजेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इजेंशियल होती है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है आपका वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और दोस्तों जो आपका विटामिन ई है ये हमारा एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है, कैसे, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ये आप याद रखें। ठीक है, विटामिन ए आपका एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 68, स्कर्वी इज काउज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों स्कर्वी जो होता है आपका वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये आप नोट कर लें, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होता है विटामिन ए की। और विटामिन डी से हम बता ही चुके हैं दोस्तों, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, और विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, विच विटामिन एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो बताएं दोस्तों कौन सी विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन ई जो है दोस्तों वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। और दोस्तों विटामिन डी का काम क्या होता है, विटामिन डी का जो काम होता है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना इसका काम होता है। ठीक है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना विटामिन डी का काम होता है। विटामिन के दोस्तों हम बता ही चुके हैं, इसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना। ठीक है, और विटामिन बी 1 दोस्तों क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 70, विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू रिकेट्स। तो बताएं दोस्तों किसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से दोस्तों रिकेट्स हो जाता है, और ये किस में होता है, तो ये दोस्तों चाइल्ड में होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, चाइल्ड में जो है रिकेट्स होता है। और एडल्ट में क्या होता है दोस्तों, एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये भी आप याद रखें। विटामिन डी की कमी से एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन बी 1 इज। तो बताएं दोस्तों जो विटामिन बी 1 है इसका कोएंजाइम फॉर्म क्या है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी टीपीपी। ठीक है, टीपीपी जो है इसका कोएंजाइम फॉर्म है। ठीक है। अच्छा विटामिन बी 1 का दोस्तों केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है आपका वो होता है थायमीन। ठीक है, याद रखें विटामिन बी 1 का क्या है, थायमीन।
और दोस्तों टीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप नोट कर लें, ठीक है। टीपीपी की फुल फॉर्म आप नोट कर लें, थायमीन पायरोफॉस्फेट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म टीपीपी की? थायमीन पायरोफॉस्फेट। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो NAD है वो किसकी एंजाइम फॉर्म है? तो NAD जो है दोस्तों वो विटामिन V3 का एंजाइम फॉर्म है, ठीक है, को एंजाइम फॉर्म है। अच्छा दोस्तों आप ये बताएं NAD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों नोट कर लें, NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटीनामाइड एडिनिन डाइक्लोटाइड, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। TPP की दोस्तों अभी आपको बताई दी थी, ठीक है, TPP की आपको बता ही चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा एक है FAD। FAD दोस्तों किसकी कोएंजाइम फॉर्म है? तो ये है दोस्तों विटामिन V2 का कोएंजाइम फॉर्म होता है, ठीक है। FAD की फुल फॉर्म भी आप दोस्तों नोट कर लें, क्या है? फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों अब लास्ट बचा आपका THF। THF जो है दोस्तों किसका कोएंजाइम फॉर्म है? तो ये है आपका V9 का, ठीक, V9 का। अच्छा THF की फुल फॉर्म बताएं, तो THF की भी आप फुल फॉर्म नोट कर लें, टेट्रा हाइड्रोफोलेट, इसकी जो फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफोलेट। तो ये दोस्तों कुछ कोएंजाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। NAD इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच विटामिन? तो बताएं दोस्तों जो NAD है, ठीक है, जो कि आपको बताया था अभी, NAD मतलब निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये किस विटामिन का कोएंजाइम है, बेसिकली हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये किसका कोएंजाइम है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन C, यानी विटामिन B3 का कोएंजाइम है आपका NAD। तो इसको आप याद रखें। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 73। विच विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन DNA सिंथेसिस? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड रहता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन B, यानी विटामिन B9। तो दोस्तों जो विटामिन B9 है वो आपका DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, विटामिन V9, इसका केमिकल नेम दोस्तों क्या होता है? इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, ये भी आप याद रखें, ठीक है। केमिकल नेम क्या है इसका? फॉलिक एसिड। क्वेश्चन है 74। पर्नीशियस एनीमिया इज काउज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ? तो बताइएगा दोस्तों जो पर्नीशियस एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका विटामिन B12। विटामिन B12 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा ये बताएं विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है? न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी, ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप विटामिन B12 का केमिकल नेम हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 75। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय सनलाइट? तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी विटामिन है जो कि स्किन में सिंथेसाइज्ड होती है सनलाइट के द्वारा? तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन B, यानी विटामिन D। तो दोस्तों जो विटामिन D है वो आपकी सनलाइट के द्वारा स्किन में सिंथेसाइज्ड होती है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज चिलोसिस? तो बताएं दोस्तों किस विटामिन की कमी से चिलोसिस हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन A, यानी विटामिन B2 जो है दोस्तों इसकी कमी से क्या हो जाता है? चिलोसिस हो जाता है। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है दोस्तों क्या है? वो राइबोफ्लाविन होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसकी कमी से चिलोसिस भी हो जाता है और एक और होता है, वो क्या होता है? ग्लोसाइटिस। तो ये भी आप नोट कर लें, ठीक है, इसकी कमी से ग्लोसाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप याद रखें, ठीक है, चिलोसिस और ग्लोसाइटिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों विटामिन के है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वाटर सोल्यूबल नहीं है। बाकी दोस्तों ये तीनों विटामिन जो हैं हमारी वो कैसी हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, टेट्राहाइड्रोफोलेट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ। तो बताएं दोस्तों टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी THF जो है आपका वो किसकी एक्टिव फॉर्म है, ये हमें बताना है। टेट्राहाइड्रोफोलेट को दोस्तों हम THF भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसका एक्टिव फॉर्म है बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी विटामिन V9, ठीक है, विटामिन V9 यानी फॉलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर कोलाजन सिंथेसिस। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी विटामिन है जो कि इम्पोर्टेंट होती है कोलाजन सिंथेसिस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है, यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो है दोस्तों वो हमारी कोलाजन सिंथेसिस के लिए जो है इम्पोर्टेंट होती है। विटामिन सी का जो दोस्तों केमिकल नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ये भी आपको पता ही है। दोस्तों आप वीडियो को पुश करके ना पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, तभी तो दोस्तों पता लग पाएगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है आपने कितने अच्छे से पढ़ी है, आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। तो ठीक है, एक नोटबुक लेके बैठा करिए और आप अपने आप को जज कीजिए कि आप कितने करेक्ट आंसर कर पाते हैं और कितने गलत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एंजाइम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो बताएं दोस्तों जो एंजाइम्स हैं वो मेनली किससे बने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं आपके वो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। तो बताएं दोस्तों जो एंजाइम की एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी होलो एंजाइम, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। जो एंजाइम की हमारी एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। और दोस्तों जो एपो एंजाइम है ये क्या है, ये दोस्तों प्रोटीन पार्ट है, इसको भी आप नोट कर लें, क्या है ये, प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक, ये आप नोट डाउन कर लें, जो कि इनएक्टिव होता है, ठीक है। और जो कोफैक्टर होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये आपका हेल्पर होता है, ठीक है, इसको भी आप नोट करें, ठीक, ये हेल्पर है, ओके, जो कि नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, एपो एंजाइम इज। तो बताएं दोस्तों जो एपो एंजाइम है वो क्या होता है, एक्टिव एंजाइम होता है या प्रोटीन पार्ट होता है या नॉन प्रोटीन पार्ट होता है या फिर मेटल आयन होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन बी है, ये होता है आपका प्रोटीन पार्ट, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था, ठीक है। तो एपो एंजाइम आपका प्रोटीन पार्ट होता है, तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 84, को एंजाइम इज। तो बताएं दोस्तों जो को एंजाइम है क्या है निम्न में से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। तो जो को एंजाइम होता है दोस्तों वो आपका ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोएंजाइम। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कोएंजाइम कौन सा है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी NAD प्लस जो है हमारा कोएंजाइम होता है। ठीक है, NAD की फुल फॉर्म दोस्तों आपको लास्ट क्लास में बताई थी क्या होती है। इसकी जो फुल फॉर्म है आप नोट कर लें। ठीक है, क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये कोएंजाइम दोस्तों किसका होता है, ये आपका कोएंजाइम होता है विटामिन B3 का। ठीक है, ये भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन B3 का कोएंजाइम बताइए। ठीक है, तो विटामिन B3 का कोएंजाइम होता है NAD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। तो बताएं दोस्तों जो लॉक एंड की मॉडल है आपका वो किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, बताइएगा। तो ये आपका फिशर के द्वारा किया गया था, या मिकेलिस के द्वारा, या लाइन वीवर के द्वारा, या क्रेब्स के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये फिशर के द्वारा जो है प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम इज। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है ह्यूमन एंजाइम्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बेसिकली होता क्या है, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर जो होगा आपका उस पर जो है एंजाइम आपके डेस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88। एंजाइम्स डीनेचुरेशन ऑकर्स एट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है कि एंजाइम जो है वो डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं कब, लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, न्यूट्रल पीएच पर, या लो सबस्ट्रेट पर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचुरेशन हो जाते हैं, यानी डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89। पेप्सिन वर्क्स बेस्ट एट। तो बताएं दोस्तों जो पेप्सिन है आपका वो बेटर वर्क कब करता है, एसिडिक पीएच पर, बेसिक पीएच पर, या न्यूट्रल पीएच पर, या हाई टेम्परेचर पर। तो दोस्तों जो पेप्सिन होता है आपका वो एसिडिक पीएच पर आपका बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ट्रिप्सिन वर्क्स बेस्ट एट। तो जो ट्रिप्सिन है वो आपका कब बहुत अच्छे से काम करता है, तो दोस्तों जो ट्रिप्सिन होता है आपका वो बेसिक पीएच पर अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो याद रखें। ठीक है, पेप्सिन आपका जो है वो एसिडिक पीएच पर अच्छे से काम करता है, और जो ट्रिप्सिन है आपका वो बेसिक पीएच पे अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। कंपेटिटिव इनहिबिशन इन्वॉल्व्स। तो बताइएगा दोस्तों जो कंपेटिटिव इनहिबिशन है उसमें इन्वॉल्व्स है क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी सेम बाइंडिंग साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑकर्स एट। तो जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं वो ऑकर्स हैं आपके, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी डिफरेंट साइट। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका डिफरेंट साइट, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। विच एंजाइम इज एलिवेटेड इन लीवर डिसीज।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है विच एंजाइम इज एलिवेटेड इन लीवर डिसीज। तो बताइएगा दोस्तों लीवर डिसीज में कौन सा एंजाइम एलिवेटेड यानी बढ़ जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ALT। ठीक है, ALT जो एंजाइम होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है लीवर डिसीज में। ठीक है, ALT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नोट कर लें, एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली दोस्तों क्या क्या एलिवेटेड हो जाते हैं आपके लीवर डिसीज में, SGPT, ठीक है, और SGOT भी आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94, इंक्रीज्ड एमाइलेज इंडिकेट्स। तो बताएं दोस्तों जो एमाइलेज हमारा एंजाइम होता है इसके इंक्रीज होने पर क्या ये इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन ए लीवर डिसीज़ को, किडनी डिसीज़ को, पैनक्रिएटाइटिस को या हार्ट डिसीज़ को। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैनक्रिएटाइटिस इंक्रीज करता है। तो दोस्तों जब एमाइलेज जो एंजाइम है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पैनक्रिएटाइटिस को इंडिकेट करता है। पैनक्रिएटाइटिस का मतलब ये होता है दोस्तों आपके पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, यानी पैनक्रियाज की डिसीज़ हो जाती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 95, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, CKMB इज़ यूज टू डायग्नोज। तो दोस्तों जो CKMB जो हमारा टेस्ट होता है ये किसके डायग्नोस में यूज़ होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी हार्ट अटैक के डायग्नोज में हम CKMB टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, CKMB की दोस्तों फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट करा देते हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डिया बैंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, टू डायग्नोज द डैमेज टू द हार्ट मसल। ठीक है, ये डायग्नोज करता है हार्ट मसल को कि कितनी हार्ट मसल डैमेज हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96, ALP इज रिलेटेड टू। तो बताएं दोस्तों जो ALP है वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, बोन से, लंग्स से या फिर स्किन से। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी रहेगा, यानी बोन। ठीक है, तो दोस्तों जो ALP आपका टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपका बोन डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, बोन डिसीज डिटेक्शन के लिए। अच्छा दोस्तों ALP की फुल फॉर्म बताएं आप। तो ALP की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है एल्कालाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, क्या होती है, एल्कालाइन, नोट कर लें इसको, एल्कालाइन फॉस्फेटेज। ठीक, क्या है, फॉस्फेटेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कई बार दोस्तों फुल फॉर्म्स भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ALP टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों, तो बोन डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए ALP टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97, एंजाइम्स स्पेसिफिक मीन्स। तो बताएं दोस्तों एंजाइम स्पेसिफिक का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी वर्क्स ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर वर्क करते हैं, तो वो हमारे स्पेसिफिक एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 98, आइसो एंजाइम्स आर। तो बताइए दोस्तों आइसो एंजाइम्स कौन से हैं। तो जो आइसो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों वो आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप
छाप लीजिएगा, ठीक है। स्टेप्टोकाइनेज इज़ यूज्ड फॉर, तो बताइए दोस्तों जो स्टेप्टोकाइनेज आपका एंजाइम होता है वो किस में यूज़ किया जाता है? डाइजेशन में, ब्लड क्लॉट रिमूवल में, या पेन रिलीफ में, या फिर फीवर में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी ब्लड क्लॉट रिमूवल में, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जब अटैक आ जाता है जिसमें कि ब्लड में क्लॉट्स हो जाते हैं तो दोस्तों इमिडिएटली स्टेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि ब्लड क्लॉट्स को रिमूव किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज, तो बताइएगा दोस्तों वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज, एंजाइम की जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है? एंजाइम की इंटरनेशनल यूनिट क्या है बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, यानी 1 माइक्रोन मोल पर मिनट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।